हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारी क्लास 11 ज्योग्राफी का है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इससे पहले वाला हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मिनरल्स एंड रॉक्स से रिलेटेड, उसमें हमने बात की थी। और आज का जो चैप्टर है ये है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब जैसे ये चैप्टर है, इसे आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, सबसे पहले ये क्वेश्चन भी आना चाहिए माइंड में कि क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है ना, हमें लैंडफॉर्म को समझने में बहुत आसानी होगी। जो भी लैंडफॉर्म हमारी अर्थ पे हम देखते हैं और जो आने वाले जो हमारे चैप्टर हैं वो लैंडफॉर्म के ही हैं, इसीलिए ये चैप्टर जो है पहले दिया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे हमारा जो भी प्रोसेस होता है लैंडफॉर्म बनने का, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। तो गाइज देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें जियोमॉर्फिक, तो इसका मतलब देख लेते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, इसका मतलब होता है आपका अर्थ। और मॉर्फिक का मतलब होता है शेप, या आप कह लीजिए फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर हम क्या पूरा पढ़ने वाले हैं, अर्थ का कैसे शेप हो रहा है, कैसे शेप कर रहा है जो भी लैंड फॉर्म हो रहा है, और कैसे फॉर्म हो रही है, वो सारा प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ये निकल के आता है, वाई इज द सरफेस ऑफ द अर्थ अनइवन। कि हम जो अपनी अर्थ का सरफेस देखते हैं वो अनइवन देखने के लिए मिलता है हमें। इवन जो आप अगर ओशन के अंदर भी चले जाएंगे तो ओशन के अंदर ऊपर वाटर होता है, लेकिन नीचे जो होता है पार्ट वो प्लेन नहीं होता, वहाँ पर भी आपको लैंड फॉर्म्स देखने के लिए मिल जाते हैं, प्लेट्यूज देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, एबेसल प्लेन देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब आपको वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं। ये रीज़न क्या है, अगर आपने हमारी वीडियोज़ पहले अगर आप गौर से देख रहे हो तो आपको इसका आंसर पता भी होगा। तो उस आंसर को ही आज हम पता करने वाले हैं। देखिए, अर्थ अर्थ के मेन जो दो फोर्स होते हैं जो अर्थ पे लगते हैं, एक होता है हमारा इंडोजेनिक फोर्सेस और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक हमारा होता है इंडोजेनिक फोर्सेस और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये फोर्सेस के बारे में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस की बात हो रही है। इंडोजेनिक फोर्सेस जो कि हमारे इंटरनल फोर्सेस है, जो हमारे अर्थ के इंटरनल में लग रहे हैं। अब ये फोर्सेस जो कहीं ना कहीं है, यही जो मेन रोल रखते हैं कि सरफेस जो है हमारा अर्थ जो है अनइवन है, वो इन्हीं दो मेन फोर्सेस की वजह से। देखिए, ये पढ़ते हैं, द डिफरेंस इन द इंटरनल फोर्सेस ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ विच बिल्ड अप द क्रस्ट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन द आउटर सरफेस ऑफ द क्रस्ट। ओके, जो भी हमारे इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जो भी हमारा वेरिएशन हमें देखने के लिए मिल रही है हमारे आउटर सरफेस ऑफ द क्रस्ट पे। The Earth's surface is being continuously subjected to external forces induced basically by energy. The Earth's surface is being continuously subjected by external forces originating within the Earth atmosphere and by external forces from within the Earth. जो भी हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस लग रहे हैं और जो भी हमारे अर्थ के इंटरनल में फोर्सेस हैं, तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं हमारे अर्थ के लैंडफॉर्म को बनाने में। अब वो कैसे करते हैं, अब मैं आपको वो पूरा एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको। देखिए, क्या होता है, हमारा जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है, मान लीजिए ये हमारा माउंटेन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रही है, यहाँ पर हमारी सनलाइट पड़ रही है। तो ये जब इस हिस्से पे हमारा देखिए, पूरे अगर माउंटेन में हमारी जो सनलाइट पड़ रही है और फिर यही अल्टरनेट डे में हो रहा है, डे एंड नाइट यही हो रहा है, मतलब दिन में टेम्परेचर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, एकदम बढ़ रहा है घट रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, सनलाइट की वजह से। तो ये क्या है, हमारा जो यहाँ का जो भी लैंडफॉर्म होगा वो टूट जाएगा, फ्रेगमेंट पार्ट में आ जाएगा, यहाँ का जो भी रॉक्स होगा फ्रेगमेंट पार्ट में हो जाएगा। अब फिर यही जो है हमारी जो फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से क्या होगा, ये इरोड हो करके कहीं पर्टिकुलर जगह पे जाकर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो इन्हीं को अब क्या कहते हैं, हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द एक्शंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्ट इन वियरिंग डाउन। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस जो बाहर से लग रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रहे हैं, रिजल्ट इन वियरिंग डाउन, मतलब उनका डिग्रेडेशन होता है ऑफ रिलीफ। जो भी रिलीफ है, मान लीजिए ये भी हमारा एक माउंटेन रिलीफ है, एलिवेशन है कोई भी, तो उसका क्या हो रहा है, वहाँ पर वियरिंग डाउन हो रहा है, मतलब यहाँ से ये, मतलब कि टूट टूट करके यहाँ पर आकर के डिपॉजिट हो रहे हैं। और ये क्या होता है, हमारा जब वियरिंग डाउन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन कहते हैं। और फिर ये क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पे जा करके यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा फिल हो रहा है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, एग्रेडेशन ऑफ बेसिन एंड डिप्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्रोसेस हमारे चलते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। द एंडोजेनिक and exogenic forces causes physical stress and chemical action on earth material।
ये तो है ही हमारा जो एंडोजेनिक है और एक्सोजेनिक फोर्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये एक फिजिकल स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं और एक केमिकल एक्शन क्रिएट कर रहे हैं किस पे, हमारी अर्थ के क्रस्ट पे, अर्थ के जो भी मटेरियल है उस पर, एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन द कन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब इनकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं फिर हम उसी को क्या कहने लगे, जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहने लगे। अब हमारे एंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर हम दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, डायस्ट्रोफिज्म वो होता है हमारा जो हमारी प्लेट्स वगैरह में जो मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से वो फोल्ड हो जा रहा है, ठीक है, सबडक्ट हो रही है, जो भी हमारी वो मूवमेंट है उसको हम कह रहे हैं। अभी ऐसे ऊपर ऊपर ओवरव्यू ले लीजिए, इससे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। वोल्केनिज्म भी हमने पढ़ा है, वोल्केनिज्म में हमने क्या देखा, वोल्केनिज्म में भी हमारा जो भी मैग्मा है वो बाहर आ रहा है, ठीक है, बाहर आ रहा है और फिर वो पूरा स्प्रेड हो जा रहा है। इन दोनों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ऊपर पर देख लीजिए हमारे, और जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आता है वो है वेदरिंग हो गया, मास वेस्टिंग हो गया, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया, ये सब क्या आपके एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस हैं। एंडोजेनिक में क्या पढ़ा हमने, डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और हम एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस में हम पढ़ेंगे वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम जियोमॉर्फिक एजेंट की। जियोमॉर्फिक एजेंट ही क्या होते हैं, तो जियोमॉर्फिक एजेंट जो होते हैं ना, इनका समझ लीजिए जियोमॉर्फिक प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल रहता है। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है आपका, इरोड हो करके कहीं पर्टिकुलर जगह पे जाकर हमारा फ्रेगमेंट डिपॉजिट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कौन, हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट। अगर ये नहीं होंगे तो ये पूरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब जैसे कि क्या होता है, एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर लाइक वाटर, आइज, विंड, ठीक है, वाटर हो गया, आइज हो गया, विंड हो गया, ये है कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अर्थ मटेरियल कैन बी कॉल्ड अ जियोमॉर्फिक एजेंट। अब ये हमारे क्या कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर जगह से, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था डायग्राम से जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा है, अब यहाँ से हमारा ये सनलाइट से इसे तोड़ दिया, हमारा जो भी यहाँ पर मटेरियल था सनलाइट की वजह से और कूलिंग की वजह से एकदम से क्या हो गया, फ्रेगमेंट इसमें फ्रैक्चर पड़ गया, ये टूट गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से कोई रिवर फ्लो करके चली गई या कोई ग्लेशियर फ्लो करके जा रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने साथ बहा के ले जा रहा है। तो हम इन्हीं को क्या कह रहे हैं, ये हवा से ये बह करके नीचे चले गए, तो हम क्या कह रहे हैं, ये विंड। हम जब भी कह रहे हैं हमारे जो वाटर हो गया और आइस हो गया, विंड हो गया, ये क्या है, हमारे सब जियोमॉर्फिक एजेंट के एग्जांपल्स हैं। और भी हैं पर ये बेसिक आपको बता दिए दो तीन। व्हेन दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम मोबाइल ड्यू टू अ ग्रेडियंट्स, ये वर्ड भी एक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। दे रिमूव द मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट them over a slope and deposit them at lower level. Geomorphic process and geomorphic agent especially exogenic unless stated as separately or one on the same. अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जब तक आपको नहीं पता लग रहा जियोमॉर्फिक प्रोसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट में क्या अंतर है, तब तक आप इन दोनों को एक ही चीज़ मांगो, पर आपको जब पता लगता है तो इन्हें सेपरेट सेपरेट पढ़े। अब वो मैं आपको आज बता दूंगा क्या है इसमें। जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो हमारा ये पूरा हो रहा है, इसमें इरोजन होकर के, डिपोजिशन हो करके जो पूरा उसमें प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जो पूरी साइकिल चल रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस कह रहे हैं। जियोमॉर्फिक एजेंट अभी मैंने आपको बताया, जो इसमें एक कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब उनके नहीं होने पे कोई प्रोसेस ही नहीं होगा, तो वो हमारा क्या आ जाते हैं, वो हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट कहलाए जाते हैं। वही सारी यहाँ बात कही गई है। A geomorphic agent is a mobile medium which removes, देखिए जियोमॉर्फिक एजेंट करता क्या है, जैसे आपको मैंने बताया ना, हमारा वाटर, आइस, विंड के साथ जो भी हमारे फ्रेगमेंट पार्ट जा करके इरोड होकर के डिपॉजिट हो जा रहे हैं, वो करता क्या है, ये वो यहीं पर एक्सप्लेन किया है। अ जियोमॉर्फिक एजेंट इज अ मोबाइल मीडियम विच रिमूव करता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट अर्थ मटेरियल। द एग्जाम्पल ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट्स आर रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, ओशन करंट, ग्राउंड वाटर, ठीक है। हमारा जियोमॉर्फिक एजेंट क्या करता है, सबसे पहले रिमूव करता है, फिर ट्रांसपोर्ट करता है, एंड फिर पर्टिकुलर जगह पे जा करके डिपॉजिट कर देता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल क्या होगा इसके, रनिंग वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, विंड हो गई, वेव्स हो गई, ओशन करंट हो गई, एंड ग्राउंड वाटर हो गया। ये सब क्या है, आपके एग्जाम्पल हैं किसके, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के। अब एक वर्ड होता है ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट भी मैं आपको पहले समझाता हूँ। ग्रेडियंट का मतलब आप इतना समझिए कि हम यहाँ पर स्लोप की बात करते हैं। जब भी ग्रेडियंट की बात होगी तो समझ लीजिए स्लोप की बात कर लीजिए। जैसे ये मान लीजिए इतना स्टीप है, तो और एक माउंटेन आपका ऐसे है, तो इसमें आप देखने के लिए बोलेंगे तो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो एकदम स्टीप है ना, तो इसका ग्रेडियंट जो है वो हाई होगा, इसका जो होगा इतना हाई नहीं होगा, लो होगा या मीडियम लेवल का होगा। तो ग्रेडियंट का आप कहें तो स्लोप होता है एक तरीके से।
अब यहाँ पर देखिए ग्रेविटी का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे किसी भी मटेरियल का मूवमेंट कराने के लिए। अब वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी है, द ग्रेविटी बिसाइड्स बीइंग अ डायरेक्शनल फोर्स एक्टिवेटिंग ऑल डाउन स्लोप मूवमेंट्स ऑफ मैटर। अब हमारा माउंटेन है माउंटेन से कोई चीज़ है, यहाँ से हमारा कोई भी यहाँ पर मटेरियल है तो वो नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी का एक प्रेशर उस पर लग रहा है, इसकी वजह से वो नीचे की तरफ खिंचा चला आ रहा है और नीचे आकर के वो सेटल हो रहा है। ऑल कॉज इज स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा है हमारी अर्थ मटेरियल पे। इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस एक्टिवेटेड वेव एंड टाइड इंड्यूस करंट एंड विंड्स। जो आप देखते हैं ना, हमारे वेव्स और टाइड में भी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। विदाउट ग्रेविटी और ग्रेडियंट देयर वुड बी अ नो मोबिलिटी। ये बात सही है, अगर हमारा ग्रेविटी नहीं होगा, कोई चीज़ अगर उसे नीचे की हमारे मटेरियल को नीचे की तरफ नहीं खींचेगी, या ग्रेडियंट नहीं होगा मतलब स्लोप टाइप का नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, फिर हमारी कोई मोबिलिटी नहीं देखने के लिए मिलेगी। मतलब हमारा जो मटेरियल है, जो भी हमारा फ्रेगमेंटेड पार्ट है रॉक्स का, वो वहीं का वहीं रहेगा, वो इरोड नहीं होगा। क्यों, फिर क्या होगा उसमें, फिर नो इरोजन, यानी कोई इरोजन नहीं देखने के लिए मिलेगी, ना ही फिर ट्रांसपोर्टेशन देखने के लिए मिलेगी, ना ही डिपोजिशन होगा। सो ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस आर सो इम्पॉर्टेंट एज द अदर जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे हमारे मतलब कि अदर जियोमॉर्फिक प्रोसेस में करते हैं हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स। अब बात करते हैं, ग्रेविटी इज द force that is keeping us in contact with the surface and it is the force that switches on the movement of all surface material on earth। वही बात जो मैंने आपको समझा दी वही यहाँ कह रहे हैं। all the movement either within the earth on this earth or on the surface of the earth occur due gradients। देखिए gradients मैंने बताया ना, gradients आपका क्या आ रहा है, ये है पूरा हाई लेवल से, आप समझ लीजिए हाई लेवल से लेकर के यहाँ पर ये लो लेवल है आपका, यहाँ पर आकर के सेटल हो जा रहा है। या फिर हाई प्रेशर से कोई चीज़ आपकी जो है लो प्रेशर की तरफ जा रही है, तो ये सब क्या है, आपका ग्रेडियंट है। तो वही यहाँ पर बोला है, ऑल द मूवमेंट आइदर विद इन द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अकर ड्यू टू अ ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलती है तो वो कहीं ना कहीं हायर टू लो ही होती है। ठीक है, हायर प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया होगी, या हायर लेवल से लेकर के लोअर लेवल की तरफ होगी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं।